Hello everyone, welcome to Ecstatic Pathshala, and today we will discuss the next part of your chapter, the last lesson from English class 12th and from Flamingo book. So पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था एंड जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पहला पार्ट पहले देखना, तभी आपको स्टोरी का बैकग्राउंड पता चलेगा. इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. मैंने आपको बताया था कि फ्रांस अमेज़ हो जाता है ये देखकर जब उसे एम हैमल पढ़ा रहे होते हैं सब बच्चों को क्लास में, और बैक में जो विलेजर्स बैठे हैं उनको वो अमेज़ हो जाता है ये देखकर कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है, उसे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा है जो उसे आज तक कभी लगा ही नहीं था. वो ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि उसने कभी इतना पेशेंस के साथ, इतना अटेंटिव होकर कभी भी एम हैमल के लेसन्स को, फ्रेंच के लेसन्स को पढ़ा ही नहीं था जैसे वो उस लास्ट लेसन में पढ़ रहा था. और एम हैमल ने भी इतनी पेशेंस के साथ कभी भी नहीं पढ़ाया था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. One stroke means एक बार में, एक साथ. तो फ्रांस बोलता है, हमारा जो नरेटर है स्टोरी का, वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जो एम हैमल है, पुअर मैन मीन्स हियर गरीब मैन नहीं है यहाँ, इसका मतलब है बेचारा. एम हैमल को डिनोट करते हुए उन्होंने बोला, फ्रांस ने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि एम हैमल शायद हमें एक ही बार में सब कुछ बताना चाहते थे, फ्रेंच के बारे में सारी नॉलेज हमें देना चाहते थे, एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. तो फ्रांस कहता है कि हमें हमारा ग्रामर के बाद उसके बाद राइटिंग में लेसन हुआ और एम हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे जिसके ऊपर ब्यूटीफुल राउंड हैंड मीन्स कर्सिव हैंड राइटिंग. कर्सिव हैंड राइटिंग. ओके, तो कर्सिव हैंड राइटिंग में क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस. ओके, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. तो वो फ्रांस को कैसे लग रहे थे? एक छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रहे थे जो पूरे क्लासरूम में फ्लोट कर रहे हों. मतलब इससे हमें पता चलता है कि फ्रांस के दिल में, उसके दिमाग में एक सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म आया था जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था. सिंस यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है तो यहाँ एक पोइटिक डिवाइस भी यूज़ हुआ है, दैट इज़ योर सिमिली, क्योंकि कंपेयर किया गया है किसी से. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज. अब ये सब होने के बाद हर कोई वहाँ पर क्वाइट था और अपने अपने काम में लग गया था. इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ ओनली साउंड जो वहाँ पर सुनाई दे रही थी वो थी पेन से लिखने की आवाज़ ऑन द पेपर. फिर फ्रांस बोलता है कि एक बार एक बीटल्स आ गए थे क्लास में, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं पे करी, सब अपने अपने काम में लगे रहे. इवन द लिटलेस्ट वन, जो फिश हुक्स की तरह, मतलब जिनको लिखना नहीं आता, यहाँ पर लिखा है हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ इट वाज फ्रेंच टू. मतलब यहाँ छोटे बच्चों की बात हुई है जो क्लास में थे और उनको ढंग से लिखना नहीं आता था, फिर भी वो कुछ भी ऊट पटांग सा लिख रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज लिख रहे हों. On the roof of the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी लाइन है, हम कह सकते हैं बहुत ही डीप लाइन है. फ्रांस बोलता है कि हमारे रूफ के ऊपर पिजन्स की आवाज़ आ रही थी और मैंने खुद से सोचा कि पिजन्स अपनी आवाज़ में कू कर रहे हैं, तो क्या जर्मन्स ने जैसे हमारे फ्रेंच पीपल के ऊपर, इंसानों के ऊपर जर्मनी लैंग्वेज थोपी, क्या उसी तरह से पिजन्स के ऊपर भी वो जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज करेंगे? क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कू करना पड़ेगा? सो ही थिंक्स लाइक दैट. इससे हमें एक तरह से एक डोमिनेशन पता चलता है कि किस लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर जर्मन लोगों ने फ्रेंच लोगों के ऊपर डोमिनेशन किया, दैट इवन द पिजन्स, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने. इससे उनका क्रूअल और एक डोमिनेशन के बारे में हमें पता चलता है इस लाइन से. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing. Gazing means घूरना किसी चीज़ को. First at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो फ्रांस बोलता है कि जब भी मैं सामने देखता था अपनी राइटिंग से हटकर एम हैमल को, हमारे टीचर को, फ्रेंच टीचर को जब मैं देखता था, वो मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे रहते थे, एक चीज़ से दूसरी जगह घूरते थे, क्योंकि वो ऑफकोर्स उस जगह पर 40 ईयर्स से काम कर रहे हैं, 40 ईयर्स से उस स्कूल रूम में रह रहे हैं, क्लासरूम के ऊपर उनका घर है, तो वहाँ पर वो 40 ईयर्स से रह रहे हैं, तो एक इमोशन अटैचमेंट हो जाती है हर एक इंसान को.
तो वो हर एक चीज़ को घूर रहे थे, जस्ट लाइक कि वो अपने माइंड में इस सब की इमेज को फिक्स करना चाहते हो. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. तो 40 ईयर्स से वो सर यहीं पर हैं और उनकी क्लास यहाँ पर है और सामने उनका छोटा सा गार्डन है. Only the desk and the benches had been worn smooth. Worn smooth मतलब घिस जाना. Benches, अब फ्रांस बोलता है कि सिर्फ बेंचेस ही यहाँ पर घिस गए हैं, जो वॉलनट ट्रीज़ हैं वो बड़े हो गए हैं, और जो हॉपवाइन का एक प्लांट होता है जो ट्वाइन करता है लाइक इस टाइप का. सो अगर ये यहाँ पर विंडो है तो वो हॉपवाइन बढ़ते बढ़ते ऐसे यहाँ पर उसने ट्वाइन कर दिया है विंडो को. सो दैट इज़ व्हाट इज़ सेड ओवर हियर. ये सिर्फ बेंचेस ही घिसे हैं, यहाँ पर वॉलनट ट्रीज़ बड़े हो गए हैं और हॉपवाइन जो है वो ट्वाइन कर गया है हमारी विंडो पे. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो कितना ज़्यादा उनके दिल को इस बात ने तोड़ा होगा कि उन्हें इस जगह को छोड़ के जाना है और कहीं और जाकर रहना है. वो फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते जिसको वो 40 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं. सो इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, राइट. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. बट फिर भी उनमें इतना करेज था कि वो हर एक लेसन को लास्ट तक समझा रहे थे, सुन रहे थे. नाउ आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटिंग के बाद उनका एक लेसन हिस्ट्री में हुआ. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू. सो just like we have ABCD in English and AEIOU as vowels in English, same like that these other some words that are in French. So the babies chanted their ba baby bobo. उन्होंने ये सब बोला, बेसिक चीज़ें उन्होंने रिपीट करी जो छोटे बच्चे थे वहाँ पर. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both the hands, spelled the letters with them. अब ओल्ड हॉजर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक प्राइमर लाया था अपने साथ फ्रेंच की. तो उसने अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़ा और उसके लेटर्स को पढ़ने लगा. अब हमने पढ़ा कि उसको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं आता था. वो फॉर स्कूल ही इसलिए आया था प्राइमर के साथ, क्योंकि वो अपने टाइम में स्कूल नहीं गया, उसने अटेंटिव होकर पढ़ाई नहीं करी, तो इसीलिए वो स्कूल आया था. तो इसीलिए वो प्राइमर के लेटर्स को इस तरीके से स्पेल कर रहा था, इस तरीके से बोल रहा था कि सबको देखकर हंसी आ रही थी, सबको बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था. बट वो इतना ज़्यादा इमोशनल होकर बोल रहा था कि एट द सेम टाइम सबको रोना भी आ रहा था. So that is why it is written over here that we all wanted to laugh and cry at the same moment. You could see that he was crying. His voice trembled. Trembled means हिचकिचाई, या फिर यू कैन से कि थोड़ा सा वो ट्रेम्बल कर रहा था. इमोशन भर गए थे उसमें बहुत ज़्यादा. कांपना इन द सेंस यू कैन से. इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. So it is really important, so you need to remember its explanation as I told you. How well I remember it, the last lesson. तो अब नरेटर बोलते हैं, जो कि हमारा लिटिल बॉय है फ्रांस, वो बोलता है कि मुझे सच में बहुत ही अच्छे से रिमेंबर है, बहुत अच्छे से याद है हमारा लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. उसके बाद छुट्टी हो गई, ऑफ कोर्स 12 o'clock हो गए. देन द एंगल्स. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम दिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. एम हैमल स्टूड अप, very pale in his chair, and I never saw him look so tall. तो अब क्या होता है, 12 बज गए, स्कूल ओवर होने का टाइम हो गया, और उसी टाइम पे जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो भी एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे. उसके बाद फ्रांस कहता है कि एम हैमल खड़े हो गए और बहुत ही ज़्यादा पेल लग रहे थे, और मैंने उनको आज तक कभी भी इतना टॉल लगता हुआ कभी नहीं देखा था. सो टॉल ऐसा नहीं है यहाँ पर कि उनकी हाइट अचानक से लंबी हो गई. टॉल बेसिकली हियर मीन्स दैट रिस्पेक्ट, कि फ्रांस को एम हैमल बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लग रहे थे. माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन. तो उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स, बट उन्होंने कुछ बोलना चाहा बट वो बोल नहीं पाए. देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, विव ला फ्रांस. तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किया और एक पीस उठाया चॉक का. सिंस वो कुछ बोल नहीं पाए थे उस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो, तो उन्होंने बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखा विव ला फ्रांस. अब विव ला फ्रांस का क्या मतलब होता है? विव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. ओके, दिस
जैसे हम इंडिया का बोलते हैं ना, भारत माता की जय, या फिर समथिंग लाइक लॉन्ग लिव इंडिया, है ना, लॉन्ग लिव इंडिया। तो इसी तरीके से इन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्टर टू अस विद हिज हैंड्स, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। उन्होंने बिना कुछ वर्ड बोले अपने हाथों से इशारा करते हुए बोला, गेस्टर मीन इशारा करते हुए बोला दैट द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ओवर हो चुका है, आप यहाँ से अब चले जाओ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर एंड इट इज़ ओवर। सो इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करना। चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या चैप्टर में कोई भी डाउट हो, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द मैप ऑफ फ्रांस एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट, सी दिस इज़ एल्सेस एंड दिस इज़ लॉरेन। ओके, सो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स जो थे इसके ऊपर जर्मनी का कंट्रोल हो गया था। यू कैन सी दैट जर्मनी इज़ हियर ओनली। ओके, सो ये हमारा फ्रांस का मैप है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप एक बार इसको देख सकते हो। ओके, और ये 70 to 71 का मैप है, 1870 to 71 का मैप है ये। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस पर लाइक करना, कमेंट करना, और आपको अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर करना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक। तो स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।